पिछले साल गार और इस बार टीआरसी की गुगली ने बाजार के होश उड़ाए। बजट की ऐसी कई बारीकियां हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। वित्त मंत्री चिदंबरम ने बाजार, कॉर्पोरेट्स और आम आदमी को कुछ दिया तो कुछ लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ाया। सेविंग को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए तो कमोडिटी के कारोबार में सीटीटी भी लगाया गया। यानी बजट में करीब करीब किसी की लाइफ पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ा है। इन्हीं तमाम बारीकियों को समझने के लिए आज हम लेकर आ रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट महाकुंभ, जहां पर बड़े दिग्गज जानकार आपको बताएंगे कि बजट से आपकी जिंदगी पर क्या फायदा मिलेगा और आखिर में फाइन प्रिंट क्या कह रहा है और उसकी यहाँ पर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता सावंत और मैं प्रदीप पंड्या। हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी आशीष चौहान, मणिपाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन टीवी मोहनदास पाई, ब्लू ओशन के सीईओ निपुण मेहता, साथ ही गंगाधर दरभा मौजूद हैं हमारे साथ जो नोमुरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और साथ ही क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस चर्चा की। जोशी साहब, आपसे कि इकोनॉमी इस समय जिस स्थिति में है, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बजट ऐसा होगा जो एक नया डायरेक्शन देगा। क्या आपको लगता है कि वो डायरेक्शन, वो बिग किक वाकई में आया है? देखिए, बजट के सामने जो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा था वो फिस्कल कंसोलिडेशन का था, जो चिदंबरम साहब ने पिछले साल शुरू किया था। डायरेक्शन देने का या बहुत पुश देने का स्कोप तो उनके पास था नहीं। जब आप खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो इकोनॉमी को पुश कहाँ से देंगे। बजट के पास जो फिस्कल स्टिमुलस देने के जो तरीके होते हैं वो या तो स्पेंडिंग बढ़ाओ या फिर टैक्स रेट कम करो, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं थे। तो इस बजट ने मतलब जो मौजूदा हालत है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश की हैं। तो कोई एक बहुत बड़ा बिग बैंग कुछ नहीं है इसमें, और उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। लेकिन चूंकि आप वो कर रहे हैं जो इकोनॉमी को नहीं चाहिए। इकोनॉमी को चाहिए कि एक बूस्टर मिले और आपने खर्चे और कम कर दिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि 6.5% की ग्रोथ आ जाएगी। तो ऐसा प्रिपरेशन तो 5% की ग्रोथ की है। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए 6.5% हमारा भी मानना यह है कि 6.4% ग्रोथ होगी इस साल। अगर मानसून नॉर्मल रहता है उससे आपको ऑब्वियसली अबव द ट्रेंड लिफ्ट मिलेगा एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर 3.5% ग्रो कर सकता है। वो 30-40% कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ एग्रीकल्चर से आ जाएगा। आरबीआई थोड़ा रेट कट कर रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बनी हुई है पर फिर भी रेट कट कर रहा है, उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ग्लोबल सिनेरियो अभी भी रिकवरी नहीं हुई है, पर पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर होगा, और जो टेल रिस्क थे वो काफ़ी कम हो गए हैं यूरोप से जो आ रहे थे। तो इस स्थिति में थोड़ा एक्सपोर्ट को भी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो ग्रोथ को 6.4 तक ले जा सकते हैं। और हम ये क्यों भूल रहे हैं कि ये 5% बेस के ऊपर है, बेस इतना ज़्यादा वीक है, तो ये ग्रोथ पॉसिबल है। और ये बजट कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि इस ग्रोथ को और नीचे खींचे। एक्चुअली जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट देना है वो ज़्यादा हमें पता है कि बजट के बाहर जो कदम उठाने उनसे होगा, पर फिर भी इन्होंने थोड़े कदम तो उठाए हैं अवश्य, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिले। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस वेरी थिनली स्प्रेड, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट देने की तो संभावना भी नहीं थी बजट में। मिस्टर दरबा, आपकी क्या एनालिसिस है? क्योंकि वित्त मंत्री ने कल अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि जो भी मेजर्स लिए गए हैं इस बजट में वो इकोनॉमी को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए काफी है। क्या आपको वाकई में लगता है वो पुश आएगा इन मेजर्स के बाद? या जैसे जोशी साहब ने बताया था, बजट के कारण जितना ग्रोथ को इम्पेटस दे सकते हैं वो मेरे ख्याल से बहुत कम स्कोप है। अभी जो भी ग्रोथ होने वाला है, द ग्रोथ विल हैव टू टेक प्लेस आउटसाइड द बजट। ये डेफिसिट एक्सपेंडिचर्स का बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट के कारण या एक्सपेंडिचर के कारण ग्रोथ बूस्ट मिलेगा, वो मेरे ख्याल से अभी इंडिया का जो सिचुएशन है वो स्कोप बहुत कम है। अब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल इसीलिए चाहिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और पार्टिसिपेट कर सकता है और ग्रोथ बढ़ने की कोशिश आउटसाइड द बजट हो सकता है। इफ यू हैव मोर एंड मोर फिस्कल डेफिसिट and more government expenditure, I think the growth opportunity actually will go down, and that is the state. And इस मामले में हमारा एक्सपीरियंस जो फिलहाल जो हो रहा है इंडिया में वो यूरोप से और अमेरिका से अलग है। तो आई थिंक ये बात ध्यान में रखना चाहिए जब बजट के बारे में और ग्रोथ इम्पेटस के बारे में बात करने के लिए। निपुण, क्या यही वजह है कि वित्त मंत्री ने फिर ये कहा कि अर्ज किया है अपोजिशन को, दूसरी अलाइड पार्टीज को, कि इस समय भारत को फॉरेन निवेशकों की काफी जरूरत है, उनकी ओर से सहारा काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद ये टीआरसी वाली गूगली आती है? आई थिंक टीआरसी के लिए जो बात हुई थी उसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की इंस्टीट्यूशंस का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक जो एफआईआई, एफडीआई और
पर्टिकुलरली ईसीबीज की बात की है, जिसकी वजह से एक इनफ्लोज आए और डोमेस्टिक इकोनॉमी में निवेश हो, both in terms of fixed assets that are created as well as the secondary market and primary market in the stock market, in the capital markets. इसकी जो ज़रूरत है, इसके इनफ्लोज की ज़रूरत है, उन्होंने क्लोज टू $75 बिलियन की बात की, जो इनफ्लोज की ज़रूरत है, आई थिंक क्रिटिकल है, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और जिसपे काफ़ी निर्भर होगा कॉर्पोरेट सेक्टर के अर्निंग्स का, और पर्टिकुलरली हु आर एक्सपोज्ड टू द ग्लोबल मार्केट्स, बट आल्सो करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए। एंड जब तक ये निवेश नहीं रेगुलरली आएगा, हमने पिछले 15 महीनों में काफी इन्फ्लोज देखे हुए हैं, लेकिन ये इन्फ्लोज जो कंसिस्टेंटली रहेंगे नहीं, तो एक करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करना, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत है, एट द सेम टाइम किक स्टार्ट इकोनॉमी को करने की जरूरत है ऑन अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज पावर प्रोजेक्ट्स दैट आर देयर, उसमें एक पुश नहीं मिलेगा। तो एक जरूरत बहुत है, और उसके लिए गवर्नमेंट जो भी सॉफ्ट्स दे सकती है, इंसेंटिव्स दे सकती है, वो दिखाया है उन्होंने करने के लिए। एफआईआईस पर हम फिर से लौट के आते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि एफआईआईस पैसे इसलिए नहीं लगाते कि उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए लगाते हैं कि उनको ग्रोथ मिलती है, रिटर्न मिलता है। यहाँ पे मोहनदास पाई साहब को शामिल करते हैं इस चर्चा में। मेरी जो रीडिंग है यहाँ पे मिस्टर पाई, वो ये है कि वित्त मंत्री ने वही किया है जो अभी तक सारे सरकारी बैंक के चेयरमैन करते थे। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो वो पुराने एनपीए क्लीन कर देता है और बिल्कुल क्लीन स्लेट हो जाती है। वैसे वित्त मंत्री जी ने, चिदंबरम साहब ने, पिछले 6 महीने में कोई खर्चे नहीं किए, बहुत जोर से एक्सपेंडिचर काटे। आप देखिए, जो प्लान एक्सपेंडिचर का फिगर पिछले बजट में पेश किया था प्रणब मुखर्जी ने, और जो एक्चुअल हुआ है 20% कम किया है। अब कह रहे हैं इस बेस के ऊपर हम 30% की ग्रोथ आपको दे देंगे, तो बिल्कुल दे देंगे, पिछली बार कुछ किया ही नहीं। तो यही स्ट्रैटेजी दरअसल वो लेके चले हैं, इकोनॉमी पे इतना बड़ा ब्रेक लगा दिया जिसका आरबीआई को भी अंदाजा नहीं था। अब आरबीआई गलत साबित होगा, सीएसओ सही साबित होगा, 5% की ग्रोथ आएगी, और उसके बाद फिर इसके ऊपर अगले साल वो ग्रोथ दिखाएंगे। यही स्ट्रैटेजी है उनकी। हाँ, मैं समझता हूँ कि यही स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी एक स्टाल हो रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया था, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था, एक्सपेंडिचर अनकंट्रोल था, और वित्त मंत्री को कोई और स्ट्रैटेजी नहीं था कि ये खर्चा कम करे। लेकिन अगर वित्त मंत्री ने सच्ची तरफ से सब्सिडी अकाउंट की तो फिस्कल डेफिसिट करीब मैं समझता हूँ 6.3% होता था, क्योंकि 1 लाख करोड़ का सब्सिडी क्लेम्स उन्होंने अगले साल डाल दिया है। अगर बैंकों के चेयरमैन जैसे उन्होंने वन टाइम हिट ली तो इकोनॉमी को अच्छा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया है, और ये साल का जो ट्रबल्स है वो अगले साल को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने एक्सपेंडिचर कट करने के लिए कुछ ताकत दिखाई है, और इसलिए हम उनको अपलॉड करना चाहिए। तो हमको देखना है कि सरकार की एक्सपेंडिचर ज्यादा ना हो, एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो, और प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट हो। और इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि जो पॉलिसी चेंजेस चाहिए, पावर में जो पॉलिसी चेंजेस चाहिए, रोड सेक्टर में चाहिए, कोल सेक्टर में चाहिए, पोर्ट्स में चाहिए, एविएशन में चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में चाहिए, अगर ये सभी पॉलिसी चेंजेस करे तो ग्रोथ आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन मिस्टर पाई, आपने जो कहा, आप ये कह रहे हैं कि सब्सिडी का जो बिल है वो अंडरस्टेटेड है, अगले साल ज्यादा आएगा। हाँ जी, अंडरस्टेटेड है, क्योंकि ऑयल कंपनीज को फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का सब्सिडी दी है, और दिसंबर क्वार्टर और जनवरी क्वार्टर का सब्सिडी नहीं दिया है। पिछले वाले वित्त मंत्री ने 1 क्वार्टर का सब्सिडी नहीं दिया था, और ये साल जो 43,000 करोड़ का सब्सिडी था पहले बजट में, 38,000 करोड़ और मार्च का क्वार्टर का सब्सिडी था। आप देखते हैं कि ऑयल कंपनीज ने 40,000 करोड़ का लॉस किया था फर्स्ट क्वार्टर पर, और सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में उनका थोड़ा प्रॉफिट था। तो अक्यूमुलेटेड लॉस अब दिसंबर तक उनका अक्यूमुलेटेड लॉस है 19,500 करोड़। उसके लिए सब्सिडी चाहिए, और मार्च के लिए भी सब्सिडी चाहिए, वो है 60,000 करोड़, वो पोस्टपोन कर लिया है। और फर्टिलाइजर सेक्टर में 40,000 करोड़ का सब्सिडी जो था इस साल में, अक्यूमुलेटेड अरियर्स, वो भी अगले साल के लिए पोस्टपोन कर लिया है। ओके, यहाँ पे 1 क्वार्टर की सब्सिडी पिछले बार भी मिस्टर दरभा वो स्पिल ओवर हुई थी, तो 1 क्वार्टर अब कह सकते हैं कि अभी नेट इन्होंने पोस्टपोन किया है, तो ये एक्चुअल 5.2 नहीं है, क्या होना चाहिए? अब मेरे ख्याल से एज पाई मेंशन 6% तक एक्चुअल ट्रू फिस्कल डेफिसिट 6% तक हो सकता है। नहीं, पर है क्या, मतलब जो पोस्टपोन, जो जितने भी फिगर्स किए गए हैं, अगर आप इनको वापस से ऐड बैक करें, जैसे कि हम नॉर्मली किसी कंपनी के केस में करते हैं, तो 5.2 का जो फिगर दिया गया है फिस्कल डेफिसिट का, वो सही नहीं है। सही फिगर क्या है, कितना घाटा एक्चुअली है सरकार को? मेरे ख्याल से 0.5%, आधा % तक सरकार का घाटा है।
ज्यादा हो सकता ज्यादा है। हो सकता है। जोशी साहब ऐसा ही? देखिए उन्होंने थोड़ा बहुत तो अब आगे पुश करके इस साल का डेफिसिट सप्रेस किया, पर वो अगले साल के बजट में फुली अकाउंट किया है। जो सब्सिडी की ऑयल सब्सिडी की कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है अगले बजट में, अनलेस ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ें तो ऐसा नहीं है कि वो उसको आउट ऑफ द बजट रखें, उसको अगले बजट में अकाउंट कर रहे हैं। तो 4.8 का जो फिगर है वो इस साल की सब्सिडी अगले साल देने के बाद भी आ रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन यही है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप फिर से 6% की ओर जाएंगे, ये नंबर्स थोड़े से, जैसे कई सारे लोग कह रहे हैं, थोड़े बहुत फास्ट है मिस्टर जोशी, करंट आप ग्राउंड वर्क देखें, जैसे प्रदीप भी कह रहे थे, सीएसओ का नंबर जो आया है 4.5%, थर्ड क्वार्टर बहुत अबिस्मल जीडीपी ग्रोथ है, चौथी तिमाही में भी ये नंबर खराब होने वाला है। तो किस बेसिस पर आप वो ग्रोथ वापस लाते हुए दिखाओगे? देखिए जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि एक तो एग्रीकल्चर का स्टेटिस्टिकल बूस्ट मिलेगा, अगर मॉनसून नॉर्मल नहीं रहता तो दूसरी बात है, अगर नॉर्मल रहता है तो एग्रीकल्चर थोड़ा सा लिफ्ट करेगा। उसके अलावा जो पॉलिसीज देखिए, ओवरऑल आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखिए पिछले 6-7 महीने से वो सारी पॉजिटिव हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत बजट डेफिसिट दबाया हो सकता है, पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ये है कि फिस्कल एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया, आपने सब्सिडीज को कंट्रोल करने की कोशिश की है, कुछ जेन्युइन रिफॉर्म्स भी हुए हैं, जैसे आपने डीजल प्राइसेस को डीकंट्रोल किया, तो ये सब पॉजिटिव सिग्नल देते हैं और ये एक्चुअली एक बेस क्रिएट करते हैं जिससे ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा पिकअप करे। और इसको आरबीआई भी लेगा एज अ पॉजिटिव सिग्नल, तो वो थोड़ा सा रेट काटने की उनकी टेंडेंसी फॉरवर्ड लुकिंग अगर वो है तो थोड़ा रेट थोड़ा बहुत काटेंगे, ज़्यादा नहीं काट सकते क्योंकि इन्फ्लेशन बनी हुई है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये एक तरह से पॉजिटिव ही है पॉलिसी साइड से, नेगेटिव हमने बहुत कम देखा है। तो इस स्थिति में, और जहाँ तक फ्यूचर रीड करने की बात है, आप पिछले 10 सालों में देख लीजिए कि किसने कौन सा टर्न अराउंड प्रेडिक्ट किया था, और मतलब गवर्नमेंट भी गलत गई, सभी लोगों ने जब 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद आप देखिए 2009-10 की ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या थी, 5.5-6, एक्चुअल ग्रोथ टर्न आउट टू बी 8.6%। सो आई थिंक वी शुड ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देने की जरूरत है, पर ये कह रहा हूँ कि ये 6.4 को बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है और ये दिस इज फीजिबल। ओके मिस्टर दरबा, ये सवाल है कि क्या ब्याज दरें वाकई कम होंगी? अब सरकार ने जो फिगर दिया है, नेट बोरोइंग जो ज्यादा कर रहे हैं केवल 14,000 करोड़ पिछले साल के, यानी इस साल के मुकाबले अगले साल करेंगे, तो काफी पैसा बचेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए और रेट्स नीचे आएंगे। नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए उसके कारण तो बचेगा ही, बट एज जोशी साहब ने अभी बताया था, एक्सपेंडिचर और बोरोइंग के बारे में जब एनालाइज करने के टाइम पे ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो सिग्नलिंग इफेक्ट जो हो रहा है मार्केट के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए, वहीं से ग्रोथ आएगा। केवल एक्सपेंडिचर कम, एक्सपेंडिचर के अकाउंटिंग सेंस में देखा तो लगता है कि ग्रोथ कहाँ से आएगी, बोरोइंग पोस्टपोन करने से, एक्सपेंडिचर कम होने से ग्रोथ कैसे आएगा। बट मेन इशू इज अबाउट व्हाट इज द सिग्नल यू आर सेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर एंड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब जो भी है, जो ग्रोथ एडिशन हो सकता है। और वो जो एडिशनल बोरोइंग के बारे में जो बात हो रही है, वो मेरे ख्याल से पोस्टपोन करने की थोड़ा तो राहत मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग इट, बट इन द लॉन्ग रन वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि बड़े निवेशकों की तो हमने बहुत बात की, पर जो छोटा निवेशक इस साल दलाल स्ट्रीट पे लौट के आया, वो साल खत्म होते होते थोड़ा निराश हो चुका है। तो आशीष चौहान से ये जानेंगे कि अब उनके लिए अगला साल कैसा नजर आता है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर आशीष चौहान के साथ, जो बीएसई के सीईओ हैं। आशीष, इस साल काफ़ी सारे निवेशक वापस से लौटने की सोचने लगे थे बाजार में, और लौटे भी, पर उनके हाथ फाइनली साल खत्म होते होते जले और अब वो थोड़ा परेशान है, निराश हैं। क्या लगता है आपको उनके लिए यहाँ से आगे इस बजट के बाद अगला साल रिवॉर्डिंग होगा? आपको बेसिकली आप जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, या उसको आप कंपेयर करते हैं दूसरे एसेट क्लासेस से, जैसे गोल्ड है या रियल एस्टेट है, या ये जो उभर के आया लास्ट 10 साल में, ये दो ज़्यादा एसेट क्लासेस उभर के आए स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। अभी मेरा ये सवाल है कि जो गोल्ड है वर्ल्ड मार्केट में अभी करीब 15-20% से डाउन है, और जो रियल एस्टेट है वो भी आज भी न्यूज़ देखोगे तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। लास्ट 1 साल में ऑल्दो स्टॉक मार्केट में अभी लास्ट प्रॉब्ली 1 आध महीने से 2-3% की गिरावट आई है, लेकिन लास्ट 1 साल में 25% से ज़्यादा की रिटर्न्स दी है।
तो सवाल ये उठता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो किसको चेज करते हैं? दे चेज रिटर्न्स। जहां रिटर्न्स अच्छी मिलती है, जो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स जो हमको पढ़ाते हैं वो गलत है कि जो जब डिमांड प्राइस बढ़ते तो डिमांड कब हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो एसेट्स होती है उसमें जहां भाव ज्यादा होते हैं वहां लोग ज्यादा जाते हैं, और एक बार फिर जो टेपर ऑफ हो गया तो उसके बाद लोग वहां जाना भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से लास्ट 5 साल में इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अब मेरे हिसाब से वापस आने का समय आ गया है। इसमें एक डिफरेंस है निपुण, और इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। जब आप एक निवेशक के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, डिपेंड करता है आपने कब पैसे लगाए थे। अगर पिछले 5 साल से आप पैसे लगा के बैठे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली शेयर में आपने पैसे गंवाए हैं। डिपेंड्स कि कौन से शेयर में, किस सेक्टर में आप हैं, या फिर पैसे बनाए नहीं। अगर आप इंडेक्स में थे तो गोल्ड में आपके पैसे बने हैं, प्रॉपर्टी में पैसे बने हैं। हाँ, पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो आज का पोर्टफोलियो जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? कहने की बात है, जो पैसे आपने बनाए वो गंवाना चाहोगे? तो वही है कि गोल्ड में आप पैसे आप रखोगे अभी तो नेक्स्ट 5 साल में प्रॉब्ली गंवाओगे, जबकि स्टॉक मार्केट में लगाओगे प्रॉब्ली बढ़ाओगे। तो पास्ट इज नॉट अ गुड गाइड टू द फ्यूचर, राइट? दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे। लेकिन करंट वैल्यूएशंस प्रदीप देखें तो एंड ऑब्वियसली जो आज निवेश करते हैं और आज से अगले 2 साल या 5 साल के जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लियरली वैल्यूएशंस ग्रेजुअली अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। ये समझ है ग्रेजुअली मार्केट्स में या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कि जो भी गिरावट आई थी उसका ऑलमोस्ट बॉटमिंग आउट हो चुका है। वेदर यू लुक एट इट फ्रॉम अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू, the kind of volatility that we've seen overall globally in terms of the GDP growth that was there, ये सब में एक ग्रेजुअली बॉटमिंग आउट हुआ है। और उसकी वजह से एंड एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसमें एक हमने वर्चुअली एक ट्रफ देख लिया है। वी हैव सीन ग्रेजुअली मूवमेंट एज फार एज रिफॉर्म्स आर कंसर्न। सो ये अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद अगर अगले 2 या 5 साल के लिए देखें और द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट स्पेंड दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वेदर इट इज थ्रू स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट और थ्रू पीपीपी, दैट कुड बी देयर। इट कुड बी स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी के लिए जो भी अगर ये बजट में क्लियरली देखें तो जो रूरल स्पेंडिंग के लिए, जो सोशल स्पेंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने बात की है, दैट इज श्योरली गोइंग टू प्रोवाइड फेयर amount of boost as far as the rural economy is concerned, और जिसकी वजह से FMCG को क्लियर एक बेनिफिट आता है। So when you look at all of these several factors that are there and you look at valuations and the possibility that if interest rates fall, the margins as far as companies are concerned and the overall interest cost that is there, that's something that's likely to come down. So overall earnings में एक boost आना चाहिए over the medium term, and that should provide a good case for investment in equities at the current levels. तो बेसिकली कह रहे हैं उम्मीद है कि यहाँ पर पैसा बनेगा इक्विटी में, लेकिन जिस तरह के इंसेंटिव पिछली बारी दिए गए थे, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम इंट्रोड्यूस की, यहाँ पर एक और एक्सटेंशन मिल गया। निपुण, क्या वो काफी है रिटेल को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कुछ और किया जा सकता था? क्योंकि एसटीटी भी कम हुआ है लेकिन वो फ्यूचर्स के लिए कम किया गया है। यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग को प्रमोट करने के लिए कुछ ज्यादा किया नहीं गया है। देखिए, अगर डोमेस्टिक सेविंग्स की एक एनालिसिस करें तो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम 91 to 2000, क्लोज टू 55% ऑफ द सेविंग्स यूज्ड टू बी India used to be a savings economy where there used to be 55% savings. If you look at it at the current juncture, it's come down to close to about 36%. तो जो भी गिरावट हुई है, despite an increase in the overall economy, इसका एक फ्लो ज्यादातर रियल एस्टेट या गोल्ड में गया हुआ है, जैसे आशीष ने कहा। वेरी क्लियरली दैट नीड्स टू चेंज आउट ऑफ अवेयरनेस, दैट नीड्स टू एक फ्लो गवर्नमेंट को जो भी इक्विटीज में, इक्विटी मार्केट्स में पैसे जाते हैं, और थ्रू दैट it contributes to the economy, whether through spending on infrastructure or in whichever way that is there. एक ये जो channelization of funds into equity markets करने की जरूरत है. It has initially tried to Rajiv Gandhi scheme. It can come through other schemes as well. आशीष, आपका इस स्कीम पे क्या व्यू है? क्योंकि हमने कई लोगों से बात की, हम म्यूचुअल फंड से बात करें, क्योंकि पिछली बार चिदम्बरम साहब ने बोला कि म्यूचुअल फंड्स भी अलाउड हैं और वो आ गया। तो उनका ये कहना है, ब्रोकर्स का और म्यूचुअल फंड्स का, कि हम चाहते तो हैं कि इसको कहीं से ढूंढे और पकड़ के लाएं, पर ये जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जो पहले 10 लाख थे अब 12 लाख हो गए, जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इनको ढूंढे कैसे, इनको टारगेट कैसे करें और हम इनको मार्केट कैसे करें, यही समझ में नहीं आ रहा है। आजकल मार्केटिंग भी ठीक ही चल रहा है। एक्चुअली आप देखोगे कि ऑल्दो इट वाज अनाउंस्ड लास्ट ईयर, ओनली दिस मंथ, एक्चुअली फरवरी में ही उसका एक इम्पेटस हुआ। इनफैक्ट उसका जो लोगो वगैरह भी अनवेल किया गया था फरवरी ऑफ 2013। तो उस हिसाब से तो आज ही चालू हुआ है, माने इस महीने में चालू हुआ है, तो उसको पिछले हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा है कि एक कैटालिस्ट की जरूरत होती है। कैटलिस्ट होता है कि जो वो जो सोने में सुगंध कहते हैं ना, सुहागा,
उसकी जरूरत होती है। बाकी तो सोना तो उभर के आता है, तो उस हिसाब से जो रिटर्न्स आएंगे स्टॉक मार्केट में, वो एक्चुअली मैं तो ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करता हूँ, कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। लेकिन जो ट्रेंड देखते हैं तो लगता है कि अभी जो गोल्ड का भाव जो है 5 साल में 5 गुना बढ़ा होगा, रियल एस्टेट का भाव 10 साल में 10 गुना बढ़ा होगा, अभी अगले 10 साल में 10 गुना बढ़ेगा। गोल्ड का भाव 5 साल में 5 गुना बढ़ेगा, जबकि वर्ल्ड में नीचे जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो शयाना इन्वेस्टर है उसको तो मालूम है कहाँ जाना है। अभी जो हमको देख के हमारी बात सुन के जो उसको भी एक समझना चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट में भारत में ग्रोथ कहाँ से आएगा, वो गोल्ड लेने से और वॉल्ट में डालने से कहाँ से आएगा, जबकि हर साल हमको 1.5 करोड़ नए जॉब खड़े करने हैं, अगले 20 साल में 30 करोड़ नए जॉब खड़े करने हैं। वो स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आएगा, बिकॉज वहां कंपनियों को जाता है। और एज ई सेड 36% जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो सेविंग्स है उसमें से पहले 12 से 15% फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाता था, आज 8% जाता है। उसको जो ये बात चल रही है, इनफैक्ट जो मिनिस्टर ने भी कहा कि हाउ डू वी क्रिएट मोर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन्होंने जो एक रूपरेखा दी हुई है स्टॉक मार्केट के थ्रू ये करना है, म्यूचुअल फंड निवेश करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो बेसिकली मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे कारक है इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ हाउ यू वांट टू राइड द कार ऑन द रोड is up to us as investors, right? That's how I see it. रघुराम राजन उस दिन कह रहे थे कि पिच थोड़ी स्टिकी है, इस समय थोड़ा संभाल के खेलना चाहिए, तो चिदम्बरम साहब ने वही किया है। थोड़ा ड्राई अप होगा तो फिर आप इस पे शॉट्स लगाने का मौका शायद देखेंगे। लेकिन क्या कॉर्पोरेट के लिए फिर अगर जगह बनती है मिस्टर पाई, तो वो जगह वाकई कॉर्पोरेट्स भरेंगे, वो इनिशिएटिव्स लेंगे और इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कंपनीज के अंदर जो पैसे लगाने वाला इन्वेस्टर है उसको तो ये दिख रहा है कि हर कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जीडीपी ग्रोथ के नंबर हर साल आते हैं, लेकिन वो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में तो ट्रांसलेट होते ही नहीं, तो मैं पैसे क्यों लगाऊं? कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ होने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि जीडीपी में 35% ऑफ जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 65% इज कंजम्पशन। और हमारा ग्रोथ कम हुआ है क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। 2009 में इन्वेस्टमेंट चल रहा था, इसलिए फिस्कल क्राइसिस से हमको उतना इंपैक्ट हमने नहीं देखा। तो मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट्स में आने के लिए पॉलिसी डिसीजन लेना है। 40,000 मेगावाट ऑफ पावर प्लांट्स आर शट बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कोल और ऑयल। और रोड प्रोजेक्ट्स अभी कम हो गया है, रोड प्रोजेक्ट कम टू स्टैंड स्टिल बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमीन को अक्वायर नहीं कर सकते हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आता है, ये लॉक जाम हो गया है। 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर स्टक। इसलिए मैं समझता हूं कि ये वित्त मंत्री का प्रॉब्लम नहीं है, सरकार का प्रॉब्लम है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इन सरकार में कम हो गया है। इसलिए इन्वेस्टमेंट वापस आने के लिए, कंपनीज को प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन चाहिए। गवर्नमेंट शुड एक्ट, गवर्नमेंट शुड डिसाइड। और एनवायरमेंट प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी समस्या हो गई, उसको हल करना है। इसे करने से बिना ग्रोथ नहीं आएगा और प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। मिस्टर पाई, लेकिन कोई भी आप नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ तो पेड़ काटने ही पड़ेंगे, कुछ तो एनवायरनमेंट का लॉस होगा ही, दुनिया भर में होता है। आखिर हमारे यहाँ खास तौर पे पिछले 4-5 सालों से ऐसा क्या एनवायरमेंटल क्राइसिस पैदा हो गया है, या फिर क्या ये एक बहाना है चीजों को अटकाने का? अभी क्या हो गया, 4-5 साल से एक बहुत एक्टिविस्ट मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा कि ये एरिया नो गो है, और कोल के लिए अप्रूवल नहीं दिया, वो बीटी बंजाल के लिए नहीं दिया, क्योंकि वो समझते थे कि वो भारत को दे वर सेविंग द प्लैनेट। लेकिन उनको समझ में आया कि लोगों के पास गरीबी है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो जमीन इंडस्ट्री को जाता है वो बहुत कम है। अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो इस जो पैरालिसिस होता है एनवायरनमेंट, उसका असर अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय लगता है। अगर आप बैंक चेयरमैन से पूछेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपके पास है, सब बैंक चेयरमैन कहेंगे कि उनका क्रेडिट कमिटी जो है वो हर वीक मिलता था, अभी महीने में एक बार भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनके पास प्रपोजल नहीं है। बैंकिंग लेंडिंग के लिए प्रपोजल बैंक के पास नहीं है, तो कैसा इन्वेस्टमेंट वापस आएगा? इन्वेस्टमेंट वापस आने के लिए 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, क्योंकि साइकिल अभी अब फिर से शुरू करना है ना। पिछले साल तो ग्रोथ हुआ, उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन 3 साल पहले लिया गया था, पिछले साल का नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी किक स्टार्ट करने के लिए सरकार का डिसीजन लेना है, और अगले साल 14-15 में हम ग्रोथ देखेंगे। ये साल में अगर 6% हो तो अच्छा होगा, लेकिन उससे ज्यादा होने के लिए जरा मुश्किल है। तो बोझ बेसिकली सरकार पर ही रहेगा फटाफट डिसीजन लेने के लिए, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे और उसका पूरा फायदा इकोनॉमी को भी मिले। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। और अब बजट के फाइन प्रिंट्स डिटेल सब सामने आने के बाद हम बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और जैसे कि हमने चर्चा की कि क्या निवेशकों को बाजार में लौटने का मौका इस वक्त दिखाई दे रहा है। निपुण, जो सबसे अहम मुद्दा निकल कर आया था वो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का था, और जो फाइन प्रिंट्स बाद में दोपहर बाद जब समझ में आया फिर हमने बाजार को गिरते हुए देखा। अब उसके बाद काफ़ी क्लैरिफिकेशंस आए हैं, जैसे कि आप पहले कह भी रहे थे कि वो अब तो मुद्दा लगता है कि सॉर्ट आउट हो गया है। पर इनफैक्ट अगर आप देखें तो शुक्रवार को दोपहर में क्लैरिफिकेशंस आने के बाद बाजार में कोई बाइंग आई हो ऐसा दिखा नहीं। जब ऐसा बड़ा कंफ्यूजन होता है, इवन गार के टाइम पे जब क्लैरिफिकेशन आए तो मार्केट में बहुत ही शार्प स्पाइक आया था, बहुत ही शार्प शॉर्ट कवरिंग हुई थी। बाजार कन्विंस्ड है या नहीं? देखिए, एक बार मार्केट में सेंटिमेंट खराब हो जाता है, उसके बाद टर्न अराउंड होना बहुत इजी नहीं है। इसीलिए हमने जो बजट के दिन थर्सडे को फॉल देखा, उसके बाद डिस्पाइट क्लैरिफिकेशंस हमने टर्न अराउंड सिग्निफिकेंट नहीं देखा। और ये पर्टिकुलरली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इमीडिएटली एक बार क्लैरिफिकेशन आने के बाद स्टडी करते हैं। इट्स नॉट दैट दे गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द नेक्स्ट मोमेंट एंड द मार्केट्स आर गोइंग टू रन अप। सो आई थिंक इट विल टेक इट्स ओन टाइम। पीपल आर गोइंग टू would have looked at the fine print over the weekend, looked at the clarification, and FIIs based on that will take their own decision on how they need to be reinvesting into the markets. Also, the global liquidity issue will come up. Yes, as QE3 clarifications come in and institutions and banks get the feel that yes, liquidity might not be constrained, they are likely to ensure that there will be flow of funds that will come about in emerging markets. So I think overall ये सब factors देखते हुए you could see liquidity coming back gradually into the markets, and you could see that it's not overnight going to change based on clarifications. लेकिन निपुण, यहाँ पर आप कहेंगे कि फिर ग्लोबल और इंटरेस्ट रेट्स ही ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे मार्केट्स को, क्योंकि बजट में कुछ ऐसा नहीं था जो एक किकर देता निवेशकों को आकर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या फिर किसी एक स्टॉक में पैसे लगाने के। देखिए, 30 or 31 billion dollars have come in 15 months into the markets. That's what has driven the markets. तो clearly उसी पे डिपेंडेंट है, उसी पे डिपेंडेंट रहेगा डोमेस्टिक मार्केट्स। डोमेस्टिक सेविंग्स अब करंटली इतना ड्राइव नहीं कर रहा है। सो वी हैव टू बी लुकिंग एट दैट, वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग दैट दैट्स व्हाट्स गोइंग टू, एंड इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इमीडिएटली क्लैरिफिकेशन भी इशू किया हुआ है, बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ दोज काइंड ऑफ फंड्स। सेंटिमेंट उसी से ग्रेजुअली टर्न अराउंड होगा। वैल्यूएशंस का जो बहुत डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वुड बी लुकिंग एट देयर कंफर्ट लेवल ऑन वैल्यूएशंस, बट अल्टीमेटली यस, इट्स एफआई फ्लो ओवर द मीडियम टर्म दैट्स गोइंग टू ड्राइव द मार्केट्स। बिल्कुल, लेकिन ये तो वही बात कि पैसे कितने अंदर आएंगे और क्या ये पीई बढ़ेगा। लेकिन जो पीई का जो अर्निंग है, जो ईपीएस पार्ट है मिस्टर दरबा, उस पर आप देखिए अगर सरचार्ज लग गया कंपनीज के ऊपर और कई तरह के बहुत सारे टैक्स आपने इनडायरेक्टली लगा दिए, तो उसका नेट इम्पैक्ट तो कंपनीज के लिए नेगेटिव ही है। यहाँ से अर्निंग्स बढ़ना तो मुश्किल दिखता है। ठीक, वो बात सही है, मगर आप एक बात देखिए कि ये इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट जो है, वो आप जो मार्जिनल पॉलिसीज, द वन दैट वी आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग, while they make a difference in the marginal, in the long run investment will have to come into the markets, because the stock market investments will have to come only based on the long run implications of the growth. Are we in a position to get the growth? Financial savings भी जो बात की है निपुण ने, in an inflationary environment people will not get into certain type of investments, they will go to certain safe havens, gold या other asset classes. By introducing a tax or taking out a tax, हम ये अचीव नहीं कर सकते हैं कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट टर्न अराउंड करेंगे। जब फंडामेंटल प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स का जो है वो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट, लो ग्रोथ एनवायरनमेंट, अनलेस these two problems are tackled clearly with the budget at a macro level, we will not be able to see a long run rally. तो बजट के बाद जो सेलिंग हुई वो इस वजह से तो बिल्कुल नहीं हुई। बजट के बाद की सेलिंग उस कंफ्यूजन की वजह से हुई थी कि टीआरसी का रूल क्या है और क्या ये एक बैकडोर गार है। दरअसल आशीष, आप चूंकि क्वाजी रेगुलेटर हैं तो आपको भी इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया होगा, आप उनसे बात कर रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों में, क्या अब उनको क्लैरिफिकेशंस मिल चुके हैं, क्या वो आश्वस्त हैं? मेरे हिसाब से तो लास्ट 2 दिन में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ने जो क्लैरिफिकेशंस दिए, देयर आर वेरी क्लियर, एंड नाउ देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन ऑन the certification part of it. At the same time, if you look at the macro aspects, even worldwide, what are the two largest impact which India has? Okay, current account deficit was even discussed in the budget. It's there in our mind. What are the two largest sort of impact on Indian sort of economy from outside? One is oil prices, oil consumption. Other is gold prices, gold consumption. Gold prices have gone up almost 3, 4, 5 times in last 5 years.
So from $20-30 billion a year, you are now importing $75 billion of gold, or gold and silver put together, probably $60 to $75 billion. You are very happy if you are getting $25 billion of FII money. You are sending out $75 billion of your own money for buying basically stones. And then we start worrying. So for me, if gold prices come down in the world market, which they have come down in the world market, on top of that, if oil prices come down, which has actually come down over last 2-3 weeks, the way I look at it is $200 billion is approximately $15 billion a month, $180 to $200 billion a year of oil imports, and $70-80 billion of gold imports. You are able to bring down the total amounts, not because of your efforts, of course, due to your efforts as well as the external world activities. If it comes down to $200 billion, those $80 billion get released for investment in India. And that is going to be a huge boost, right? So for me, I look at not only what the budget gives, what budget is very smartly done is, India was actually acting as a kind of a growth in price market, or sort of it had created policies willy-nilly, without knowingly, in promotion of gold prices. Although there is this concept of world liquidity and so on and so forth. If world liquidity was so sort of going to be so good, then the gold prices in the world market also would have gone up. It has actually gone down by 20%. So for me, willy-nilly, by imposing a securities transaction tax and not a commodities transaction tax, India had actually promoted gold prices going up and speculation in gold prices. This budget has actually brought it down. So for me, I have a lot of hope in gold prices going down in the long run. Actually, it is going to affect or help you reduce your current account deficit, budget deficit, fiscal deficit, and also help stock market grow. So for me, it's a very smart move. आप ये कह रहे हैं कि सेंसेक्स 20,000 से 30,000 जब होगा, शायद 2 साल में, 3 साल में, जितना भी वक्त लगे, वो कॉल अगर हम ना भी लें, तो निपुण आपको लगता है कि उस समय तक गोल्ड दरअसल 30 का 25 या 20 होगा, ना कि 40? देखिए, a lot will depend obviously on risk aversion that is there, and the global liquidity that is there, and the extent of global buying of gold that is there. इसकी पॉसिबिलिटी अगर ग्लोबल इकोनॉमी टर्न अराउंड होती है एंड यू सी एन अप मूव, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है. As people move gradually, then under those circumstances, from gold onto the equity markets. But आपने also corporate earnings की बात की और टैक्स की बात की, जो टैक्स बढ़ाए गए थे और उसकी वजह से शायद corporate earnings ना बढ़े. मेरी समझ से टैक्स ओवरऑल एज ए कंपोनेंट, और जो 10 करोड़ के अबव की पे टैक्स जो सरचार्ज बढ़ाया गया है प्रॉफिट्स पे, उसका एक जो कंपोनेंट आता है, जो हिट आता है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉर्पोरेट्स के लिए, ओवरऑल ये कम होता है. एज अपोज टू दैट, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, जिसमें एक ग्रेजुअल अगर रिडक्शन आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स होते हैं उसमें अगर रिडक्शन आता है, एंड एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टमेंट साइकिल टर्न अराउंड होती है, विच कुड बी हेल्प्ड partially by the investment allowance that has been announced, and the deduction which was there, which was existent about 10-15 years back, but it was removed. ये सब है, ये corporate earnings को drive करेगी. It will create visibility for the next 3 or 4 years, as opposed to just that tax which is there, which is in any case there only for 1 year. So I won't look at the tax component जो tax company में बढ़ाया गया है, on that in terms of reduction of corporate earnings. I would look at the investment opportunities and alternate expense reduction or operating cost reduction measures that would have been facilitated by the budget or otherwise by the government. लेकिन कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्सेसिवली टैक्स किया गया है, क्योंकि आप एक तरफ आप डीजल प्राइसेस को रीअलाइन कर रहे हैं और उसके साथ ही आपने एसयूवी पर एक्साइज भी लगा दी. आपको दोनों शायद करने की जरूरत नहीं थी. गाड़ियों पे, बड़ी गाड़ियों पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी. आपने एक इंडस्ट्री को जो ऐसे ही बहुत मुश्किल में है, सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रही है, उसको आपने डबल प्रेशर डाल दिया. बिल्कुल. आई थिंक ये एक sort of in a way taxing the rich kind of effort की बात है. At the same time taxing low-hanging fruit in terms of high-priced vehicles and ensuring that diesel guzzling vehicles get taxed. तो एक low-hanging fruit था, just like cigarettes, जिस पे tax डाला गया है. My sense is ultimately when they start seeing figures falling and falling significantly, because this is a price-sensitive segment as well, you could see that gradually getting realigned. But very clearly it seems to be a measure which is taxing the low-hanging fruit. मिस्टर पाई, जब हम गोल्ड की
की बात कर रहे थे यहाँ पर, जिस तरह के सिग्नल्स मिले हैं, इनफैक्ट वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि हम गोल्ड में जो भारतीय बाजार का कंजम्पशन है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं बस अर्ज कर सकता हूं कि आप लोग ज्यादा गोल्ड ना खरीदें। उन्होंने कल साफ अपने बयान दिए हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जो बाहर से हम कस्टम्स के थ्रू गोल्ड लेकर आते हैं वहां पर थोड़ी बहुत और छूट दे दी है। उन्होंने कहा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के जो आरबीआई के प्रस्ताव थे वो लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि उससे आप स्मगलिंग को और बढ़ावा देंगे। तो वो सिचुएशन कैसी दिख रही है? एक तरफ आपको अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, लोगों को इक्विटी की तरफ या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ पुश करना है, और आप गोल्ड में निवेश को रोक नहीं सकते। मैं समझता हूं कि गोल्ड के बारे में पॉलिसी चेंजेस चाहिए, क्योंकि भारत में टू वे ट्रेड गोल्ड में नहीं हो रहा है। सब बैंक अभी गोल्ड बुलियन, गोल्ड कॉइन सेल करे लेकिन परचेज नहीं कर रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत में 25,000 टन ऑफ गोल्ड है। अगर थोड़ा भी गोल्ड मार्केट में आए, लोगों ने सेल करना शुरू किया तो गोल्ड का प्राइस तो कम हो जाएगा और गोल्ड का फैसिनेशन कम हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि एक पॉलिसी चेंज चाहिए कि जिसके पास वेल्थ टैक्स में गोल्ड बुलियन या गोल्ड डिक्लेयर किया 3 साल के पहले, अगर वो सेल करे अगले 6 महीने में, उनको जो कैपिटल गेन्स आएगा उसको टैक्स फ्री करना है। अगर ये सिंगल मेजर ले तो मैं समझता हूं करीब 200 टन या 500 टन गोल्ड मार्केट में आ जाएगा। दूसरा पॉलिसी चेंज जो चाहिए, बैंकों को फ्रीडम चाहिए कि वो गोल्ड परचेज भी करे, गोल्ड बुलियन जिन्होंने उन्होंने सेल किया वो परचेज भी करे। इससे गोल्ड रिसाइकलिंग हो सकता है भारत में। और तीसरी तरह है कि एक गोल्ड एक्सचेंज चाहिए मुंबई में, और गोल्ड वेयर हाउस चाहिए। वेयर हाउस में अगर गोल्ड रखें और उसके ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करें तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी और गोल्ड पर लोगों को इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्जिन पर। मैं समझता हूं कि गोल्ड का जो है वो पॉलिसी लैकुना है, भारत में पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी के बिना ये गोल्ड आगे चलेगा। अगर वित्त मंत्री सब लोगों को कहेंगे गोल्ड मत करो, मैं अपील करता हूं, ये अपील की बात नहीं है, ये तो सेंटिमेंट की बात है और इन्वेस्टमेंट की बात है। उसके लिए ठीक से पॉलिसी चाहिए। पॉलिसी खराब है भारत में, इसलिए सब हो रहा है। और जो इन्होंने किया कि 1 लाख आप गोल्ड ले सकते हैं, वो तो अच्छा है, क्योंकि भारतीय लोगों के पास गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड पर उनका कॉन्फिडेंस है, और सरकार के पास उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, गोल्ड पर कॉन्फिडेंस है। इसलिए मैं समझता हूं पॉलिसी चाहिए। बिल्कुल जोशी साहब, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि भारत में जो गोल्ड की प्राइस है इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि रुपया कमज़ोर हुआ है। मुझे याद है जब 57-58 के करीब रुपया था डॉलर के अगेंस्ट, तब आपने एक रिपोर्ट निकाली थी कि 50 रुपए तो ये हो जाना चाहिए। अब अगर यहाँ से 10% रुपया ही नीचे आता है तो गोल्ड अपने आप 10% कम से कम निकल जाएगा, ग्लोबली कुछ ना हो तो भी। वेल आई थिंक वो कहना मुश्किल है क्योंकि डायनेमिक्स आपको बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट एज्यूम करनी पड़ेंगी, कई चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पर अगर आप इसका सोल्यूशन मुझे नहीं लगता है कि टैक्सेशन या ये सब चीज़ों से गोल्ड की इशू सॉर्ट आउट नहीं होगी। अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है, जैसा कि पहले बताया, लोग अपने आप फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ जाएंगे। और दूसरा कदम ये उठाना चाहिए कि फाइनेंशियल सेविंग्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए। जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स वगैरह की बात की है जो आपको हेज करने का अलाउ करें, तो आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ जो जिनमें पॉलिसी एक्ट कर सकती है उनके लिए आप उनको खोलिए ताकि लोगों का फैसिनेशन गोल्ड से हटे और लोग दूसरी तरफ भी जाएं। इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की जो बात कही गई है, इससे किस तरह पैसा सिस्टम में आता है और इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, उसमें ऐसा होगा कि देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपके रियल रिटर्न प्रोटेक्टेड होंगे। आपको अगर इन्फ्लेशन 5, पता नहीं क्या उसके डायनेमिक्स होंगे, पर अगर इन्फ्लेशन 10% है तो मे बी आपको 11% रिटर्न मिलेगा। तो आपको अभी तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है। अभी ये है कि आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, इन्फ्लेशन 10% है और आपको 8% मिल रहा है, तो यू आर लूजिंग 2%। सो उसके लिए आई थिंक इट विल कवर अप फॉर दैट। मिस्टर गंगाधर, आई थिंक द मेन इशू इज जो एसेट क्लासेस अभी है इन्वेस्टर की हिसाब से, इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन जो एसेट क्लास देगा उसमें इन्वेस्टर्स विल गो इनटू दैट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज पिछले 3 साल से हमने पॉलिसी का फ्रेमवर्क और पॉलिसी का परफॉर्मेंस देखा तो इन्फ्लेशन इज वन एरिया वेयर गवर्नमेंट पॉलिसी फेल्ड टू कंट्रोल। तो इट इज नेचुरल दैट इन्वेस्टर्स मूव इनटू दोज एसेट्स विच गिव देम मैक्सिमम प्रोटेक्शन। नाउ टू से दैट किसी तरफ लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो, अब बोलना is no meaning at all, because gold is looking as the best inflation hedge. So in that context, as Joshi Saab mentioned, inflation index bonds would actually is an opportunity for all those investors who are using gold for investment purposes. For people who are using gold for consumption purposes, there is not going to be much of a difference.
जब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स कैन एक्ट एज ए मेजर advantage. The one reason why inflation index bonds would be good, not only for the investor but for the system, is the point that Ashish Bhai mentioned about gold imports have a massive current account deficit implication. Right. Whereas if we can create an alternative asset, either in the form of inflation index bond or koi financial instrument which is a derivative on the gold, investors can actually invest in that. Their speculative incentive can be taken care without any implication to current account deficit. Otherwise, we are in this kind of a trap. Inflation, exchange rate and gold speculation. We are in three, each reinforcing each other at the detriment of capital markets. Inflation is going up, people are going to gold. Gold prices are going up, people are going further into gold. And then money, financial saving is actually getting into that. And to come out of this vicious cycle, we need to break through and then create एक environment ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है. तब हेजिंग डिमांड गोल्ड के लिए जो है वो लोग बाहर आ जाएंगे. तो ये और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल दो इंस्ट्रूमेंट्स, रास्ते आपने बताया कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड दीजिए या फिर एक ऐसा डेरिवेटिव दीजिए जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करता हो, लेकिन लोग गोल्ड में ना इन्वेस्ट करें, वो इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें और फिर इस पैसे को चैनलाइज किया जा सके कंपनीज को लोन देने के लिए या कहीं उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए. तो ये सेविंग जो गोल्ड में ब्लॉक हो गई है वो बाहर निकले और उससे कंपनीज के पास पैसे आए ताकि वो निवेश कर पाएं. इस तरफ कदम उठाए गए हैं और उम्मीद करेंगे कि इसका फायदा होगा. लेकिन इसके अलावा कुछ और मुद्दे जो भी बाकी हैं उन पर चर्चा आगे जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद. सरकार ने अपने कार्ड्स बजट के साथ सामने रख दिए हैं, लेकिन जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के आगे भी कई ऐसी चीजें सरकार करेगी जिससे फिर से मोमेंटम इस इकोनॉमी में लौटता हुआ दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट लौटता हुआ दिखाई देगा. लेकिन वो क्या चीजें हैं जिस पर नजर रखेंगी बाकी के जानकार और खास तौर से बाजार निपुण, मैं यही आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्पेस है जहां पर हमने देखा है पिछले एक पूरे साल या फिर 1.5 साल कुछ नहीं हुआ है. यहाँ पर कई सारे ऑर्डर्स 2 साल पहले के अभी भी पेंडिंग है. क्या वहां पर पहला थ्रस्ट आता हुआ दिखाई देगा और वो अगर सिग्नल मिल जाता है ग्राउंड लेवल पर, वो वाकई में पूरा समा बांधेगा आगे ग्रोथ के लिए? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे काफ़ी बूस्ट जरूर मिल सकता है. अगर हिस्टोरिकल एग्जांपल लें तो शायद 2002-2003 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अनाउंस किया था थ्रू NHAI, उससे एक probably that was one of the reasons which ensured that there was a boost in the economy. हमने growth एक significant देखा था, वहां से kick start हुआ था. अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी ये बजट में अनाउंसमेंट किया गया है 3000 किलोमीटर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY14, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, जो भी फंडिंग फॉर क्रिएटिंग फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ये सब जो भी सॉप्स अनाउंस किए गए, इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं, क्लियरली इफ दैट इज बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ approvals that are there. Pai Saab ne kaha on environment, whatever approvals that have been pending. A lot of those approvals basically on road projects, port projects that come about, if that happens, clearly there is that cycling of money that happens within the economy. It will ensure that that kickstarts and boosts the investment cycle that is there. A lot of if within that infrastructure sector, not just is execution not happening, but a lot of money is stuck, a lot of working capital is stuck for a lot of the companies that are there. तो ये पैसे अगर gradually release होते हैं या फिर जो उनकी interest cost gradually कम होती है और एक investment cycle turn होती है, जिससे banks में भी clearly एक action दिखेगा. At the same time, infrastructure sector में and all the allied sectors that are there, it will apply to steel, cement, a lot of the other allied sectors that are there. उससे एक boost मिलता है, उससे एक significant फर्क पड़ सकता है. I would think that could be a turnaround as far as the economy is concerned. तो मिस्टर पाई, ये तो सारी बातें अपनी जगह पे है, पर एज एन इन्वेस्टर मुझे जो सीधी बात समझ में आती है वो ये है कि हम इंफ्रा के बारे में बहुत सुनते हैं. अब मैंने 5-6 साल पहले सुना कि अब एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहे हैं और मैंने एयरपोर्ट चलाने वाले कंपनी में पैसे लगा दिए. अब 90% निकल गया, 10% मेरे पास बचा है. मैंने सुना कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बहुत अच्छी चीज है, उनके कंपनी में मैंने पैसे लगाए, तो किसी ने थोड़े बहुत पैसे दिए, किसी ने बाकी का साफ कर दिया. आखिर एक निवेशक तो पैसे नहीं बना पा रहा है इन सारी चीजों से, ऐसा क्यों? ये तो सच है कि इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना रहे क्योंकि जो पॉलिसी लॉकजैम है
उससे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखिए, पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए लेकिन उनके लिए कोल नहीं है, गैस नहीं है। वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो गैस कम हो गया उससे बहुत प्लांट्स क्लोज हो गए, उनका बैलेंस शीट खराब हो गया है। और जब तक माइंस का बात है, जो माइंस अभी खुले हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस माइंस आगे जाने पर वो तो क्लोज हो गया है। जो आयरन और माइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने सब माइंस खोल दिया है, सब माइंस क्लोज कर दिया है। किसी को सुना भी नहीं है, गोवा गवर्नमेंट को सुना भी नहीं है, किसी एक पीआईएल पर सब माइंस को क्लोज कर दिया है। अगर माइंस को क्लोज करेंगे तो हमारा स्टील प्लांट्स को आयरन और कहां से मिलेगा? वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी वित्त मंत्री ने कहा बजट में कि भारत का इंपोर्ट 9 मंथ्स में 100 मिलियन टन कोल है। अभी ये साल 170 मिलियन टन का कोल इंपोर्ट होगा। लेकिन अगर कोल इंपोर्ट हो, हमारा पास कोल है और कोल माइंस खुले नहीं तो क्या करेंगे? फॉरेन नेशन बाहर जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जाएगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अभी सरकार को बैठकर, कैबिनेट को बैठकर ये सब 4-5 एरियाज में डिसीजन लेना है, पुश करना है, वेलोसिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीज करना है। तब जो इन्वेस्टर ने जो पैसा बनाया था उनको तो स्टॉक आगे जाएगा और कंपनीज प्रॉफिट करेंगे और सबको भलाई होगी। तो मैं समझता हूं कि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी है। बिल्कुल। तो मिस्टर दरबा, अब ये बात निकल कर आ रही है कि रियल एस्टेट के दाम तो गिरने वाले हैं, आशीष जी कह रहे थे, तो आप वहाँ पैसे नहीं लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल, पैसा साहब भी कह रहे हैं पैसे नहीं बन रहे हैं, पावर में पैसे नहीं बन रहे हैं, माइन बंद हैं। बचा क्या जहाँ पैसे लगाएं? जो 30,000 का सेंसेक्स अगर हो भी गया, कैसे होगा? वो मेरे ख्याल से ग्रोथ से होगा। जो ग्रोथ सिग्नल, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सिग्नल्स गए, टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, यू नो, बजट। ऐसे सेक्टर्स, ऐसे सेगमेंट्स इकोनॉमी में हैं जो वाकई इसके साथ चलेंगे और जहाँ पे लोग इस समय बेट कर सकें, जो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकें। नहीं, इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर के कारण भी हो सकती है और जनरल इकोनॉमी के कारण भी हो सकती है। अगर फिस्कल का जो डिसीजन, अभी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी डिसीजन, बजट डॉक्यूमेंट एक तरफ है और इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट दूसरी तरफ, अगर दोनों को इन कंजंक्शन इफ यू सी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मॉनेटरी पॉलिसी टू एक्चुअली अकोमोडेट गोइंग फॉरवर्ड। बेस्ड ऑन अभी जो फिस्कल पॉलिसी जो भी किया गया है, उस मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, फॉर एग्जाम्पल निपुण का जो पॉइंट अर्लियर मेंशन किया गया है, टैक्सेस एक बात है, मगर इंटरेस्ट कॉस्ट आर गोइंग टू कम डाउन। जब इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा कम हो जाएंगे, तब पूरा कंपनीज का अक्रॉस द सेक्टर्स देयर इज गोइंग टू बी बेनिफिट, एंड उसमें से मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न्स उसमें से निकलने की ज़्यादा चांसेस है। सो द रियल इन्वेस्टमेंट विल कम बिकॉज ऑफ जनरल accommodative policy that the current budget and can set in motion. Okay, yeah. Ashish, last word. Basically, if you think that $1.4 trillion, 1.3 to 1.4 trillion dollars of market cap is only in 3 sectors, it is not true. It is there in agriculture, it is there in consumer, it is there in banking, it is there in many other sectors, automobile and so on and so forth. So for me, as you said, it's about basically how do you create that signaling. And signaling for me are coming from the budget. Budget is not the only thing which can create growth, right? It is all of us who have to work hard to create growth. If it was easy to create growth by writing budgets, then none of us had to work hard, right? So in a sense, what within difficult conditions, what they have done, the government has done is to reduce the expenditure and also have signaled that they are not going to spend more. And that is, for me, is very, very difficult for a political party in an election year. You have to understand their sort of imperatives also. The other side, you have to also understand the world market is going through a different perspective. That is, if oil prices come down, especially when US is going to become what we call net exporter of energy in next 5 years, and if gold prices come down, whatever problems you are seeing of India actually will disappear, and that money will get released. The other part is, for me, as Mr. Pai also said, a lot of part, although he tend to believe that it's a mismanagement, for me, it's also the judiciary, it is also the civil society. All of us has to understand that it is not only the government that has the responsibility to create the growth, and all of us have the responsibility to bring down the growth. Okay. We have to actually start pushing in the same direction rather than saying, okay, all of us pull apart and we keep on blaming the government. So for me, it's about a win-win situation. Everyone has to pull in the same direction, and I'm sure with that 1.5 crore new young people coming into job market, the growth has to be there. Okay. तो ग्रोथ पर पूरी उम्मीद है कि जीडीपी की रफ्तार फिर से बढ़ेगी इस साल, और उसके चलते कंपनियों को मुनाफा भी आएगा और निवेशकों के हाथ में भी ज्यादा पैसा आएगा।
आपके लिए सबसे बेहतर निवेश का मौका इस समय है, और वो भी खास तौर पे शेयर बाजार में, कहीं और नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए, और पाई साहब जो स्टूडियो से बाहर है उनका भी शुक्रिया। लेंगे फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और आपसे इजाजत। लेकिन आज दिन भर निवेश से जुड़े हुए आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं उन सबके जवाब आपको मिलेंगे CNBC आवाज पे।